हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने अवकल समीकरण का निर्माण के से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे और आज के लेक्चर में हम दो चार क्वेश्चन और बचे हुए उनके वो और कर लेते हैं। फिर हम जो प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण है उसमें चलेंगे और प्रथम कोटि और प्रथम घात के जो अवकल समीकरण है उनको हल करने की जो विधियां है, जैसे अवकलकरण की जो उनको हल करने की विधियां है, आपके चरों के पृथक्करण की विधि, समघात अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण, बर्नौली अवकल समीकरण, इन सब का हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखो एक दो क्वेश्चन और लिख लेते हैं और फिर हमारा कंप्लीट अवकल समीकरण का निर्माण का टॉपिक हो जाएगा। तो देखो, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे ही क्लास आपके यूट्यूब पे चैनल पे आ जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। तो देखो, वे अवकल समीकरण है वे अवकल समीकरण है ज्ञात कीजिए जिनके व्यापक हल निम्नलिखित हो। तो पहला जो पोर्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। दूसरा आपको दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स प्लस ए। ये सारे क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, देखो दोनों बुक्स में दिए हुए हैं आपके, तो एक्सरसाइज 1 में मिल जाएंगे। ये 9th और 10th का इस प्रकार से क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी। बस ये क्वेश्चन अपन कर लेंगे और हमारा कंप्लीट अवकल समीकरण का निर्माण का टॉपिक हो जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन करवाता हूँ 1 बाय 1 सॉल्यूशन। तो 1 का देखो, एक्स वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम मान लेंगे समीकरण संख्या 1 है। ये अपने पास क्या दे रखी है, समीकरण संख्या 1 दे रखी है, ठीक है ना। तो देखो आपकी बुक से सॉल्व करवा रहा हूँ। ये आपके एक्सरसाइज नंबर में 1 में दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर जो क्वेश्चन आपका 8 9 का इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर करो एक्स। देखो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन से होगा, नहीं सॉरी, ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन से हो जाएगा ना। देखो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो एक्स को छोड़कर वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और वाई को छोड़कर फिर एक्स का क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने को मिलेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x। आपको पता है कि इसमें कोष्टेंट कितने हैं, 2 कोष्टेंट है, ए बी सी ए और बी 2 कोष्टेंट है, तो 2 बार इसका क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो समीकरण 1 2 का पुनः समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर करो। देखो एक्स को छोड़कर डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स 2 डी वाई बाई डी एक्स और फिर एक्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इसका हो जाएगा ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स और यहाँ से हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स 2 प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स
भाई dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2dy बाई डी एक्स, और ये माइनस का 2 और अपन इधर ले आएंगे तो अपने पास हो जाएगा a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x का मान निकालेंगे। तो ये मान अपन कहाँ रख देंगे, समीकरण संख्या 1 में, तो इसको दे देंगे समीकरण संख्या 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपके सबके। तो देखो तब समीकरण संख्या 1 से समीकरण संख्या 1 के अपने पास देखो एक्स वाई इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो अपने पास। यहाँ से हम देखो यदि सॉल्यूशन आगे करें तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, ये हो गई समीकरण संख्या 4। समीकरण 3 और 4 से देखो इसका मान हमने निकाला है, किसका मान निकाला है, इसका मान निकाला है। ये मान हम क्या कर देंगे, ये वाला जो मान है ना एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे पुट कर देंगे, तब समीकरण 3 से अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप ही इनके क्वेश्चनों को दिमाग लग जाएगा कि किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को क्या करना है, सोल्व करना है। तब समीकरण 3 से एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स 2 प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब इसको सोल्व करेंगे पूरा तो ये हो जाएगा एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स 2 प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब इसका सी बी पार्ट और करते हैं। बी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस ए। तो देखो बी पार्ट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस ए। अब देखो कितने कांस्टेंट है, एक ही कांस्टेंट है, इसको मान लेंगे समीकरण संख्या 1 गिवन। तो बताओ इसका अवकलन क्या होगा, बताओ समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करो देखो 2y dy बाई डी एक्स। तो 4a तो कांस्टेंट है, x प्लस ए का क्या हो जाएगा, x का एक हो जाएगा और a का कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 1 प्लस 0। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a। तो यहाँ से समीकरण संख्या इसको दे देंगे समीकरण संख्या 2। तो कुछ कैंसिल आउट करो तो कैंसिल आउट भी कर सकते हो, यहाँ से देखो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2a, ये हो जाएगी समीकरण संख्या 2। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो और उस a की वैल्यू कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो इसको समीकरण 2 ना देकर क्या कर दो, इसको समीकरण संख्या 2 दे दो। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 y dy बाई, ये हो गई अपनी समीकरण संख्या 2। तब समीकरण 1 से मान निकल दो, समीकरण 1 में मान रख दो a का मान, बस आंसर आ गया आपका, क्योंकि एक ही कांस्टेंट था। तो एक ही कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करना था। तब समीकरण 1 से, तो बताओ समीकरण 1 क्या होगी, ये क्या दे रखी थी, वाई स्क्वायर बराबर 4ax प्लस ए दे रखी थी ना, रख दो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4
ए कितना 1/2 वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस 1/2 वाई डी वाई बाई डी एक्स, यही तो था। सोल्व कर लो, आंसर आ गया। वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस 1/2 वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो देखो यहाँ से आ जाएगा अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 है, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया अपने पास, इट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लास्ट में लिख सकते हो इट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो कि आपका समीकरण को व्यक्त करता है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल नंबर 3 और कर लेते हैं, फिर हम प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण में चलेंगे। तो देखो सी नंबर का और कर लेते हैं। y इक्वल टू आपके इधर का है एम एक्स प्लस सी, आपके इसमें कांस्टेंट कितने हैं, 2 कांस्टेंट है, तो 2 बार इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो अवकलन, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम और प्लस सी का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे समीकरण 2 का, तो समीकरण 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ, पुनः समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू 0, इट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही आपका आंसर आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स टू अपने इक्वल टू 0, इट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यहाँ तक अपने को क्लियर है। हमने 2 टॉपिक कर लिए, प्रथम कोटि और प्रथम घात, सॉरी हमने कर लिया था कोटि और घात, और फिर उसके बाद में अवकल समीकरण का निर्माण, और फिर उसके बाद में हमने टॉपिक कर अवकल समीकरण के निर्माण से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम देखो आगे चलते हैं, प्रथम कोटि और प्रथम घात के समीकरण की डेफिनेशन करेंगे और फिर हम उनके मेथड करेंगे। तो देखो अब देखो एमजीएस यूनिवर्सिटी के क्या होता है, देखो यहाँ तक बता देता हूँ मैं, एमजीएस यूनिवर्सिटी में क्या आता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या आता है। एमजीएस यूनिवर्सिटी के तो ये डेफिनेशंस आएंगी सारी, साधारण अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, कोटि घात, इन सब की डेफिनेशन पूछ सकता है एग्जामिनर 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। फिर आपके जो क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, जैसे मान लो किसी की कोटि घात निकलवा ली, किसी अवकल समीकरण का निर्माण करवा लिया, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको करवाई। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी और पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आपके नहीं आते, लेकिन ये बेसिक नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ये भी पूछ लेते, कभी कभार पूछ लेते, अदरवाइज नहीं पूछते हैं। ठीक है ना, तो इनको आप भी ध्यान रखना। अब देखो अगला टॉपिक चलते हैं हम, प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण, जो अपना मेन यूनिट है उस पर चलते हैं। प्रथम कोटि और प्रथम घात के समीकरण, एमजेएसयू के इनकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि प्रथम कोटि और प्रथम घात के समीकरण को परिभाषित कीजिए, तो इसलिए परिभाषा भी आप है ना अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना। तो इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं। देखो सबसे पहले समीकरण
m प्लस n dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये हो गई समीकरण संख्या 1। या m डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ये हो गई समीकरण संख्या 2, जिनमें m तथा n क्या है, x तथा y के फलन या कोई कांस्टेंट टर्म है। इन्हें क्या कहते हैं, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण। जो समीकरण है कि इस प्रकार से होती है, m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम यदि dx से इन सब में मल्टीप्लाई कर दे तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ये होती है आपकी प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के समीकरण, जिसमें m और n क्या होते हैं, या तो अक्ष का फलन होगा या y का फलन या कोई कांस्टेंट टर्म होगा, जिसमें आपको क्या लिख के आना है, इस प्रकार से लिख के आना है समीकरण m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, जिसमें m तथा n के x तथा y के फलन है या कोई अचर फलन है, जिन्हें प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, बस इतनी सी डेफिनेशन लिख के आनी है, जिसमें m तथा n या तो x y के फलन है या अचर फलन है या कोई अचर फलन है। अचर फलनों प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण कहलाते हैं। बस ये डेफिनेशन है आपकी। ठीक है ना, m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 या एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, जिसमें m तथा n है वो या तो x y के फलन होंगे या कोई अचर फलन होगा। इनको ही हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। तो एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो इन जो प्रथम कोटि और प्रथम घात के जो अवकल समीकरण है, उन प्रथम घात के समीकरणों को हल करने की विधियां हैं। अब विधियां कौन कौन सी है, पहली विधि है समीकरण जिनमें चर पृथक किए जा सकते हैं। दूसरी विधि है समघात समीकरण को सोल्व करते हैं, समघात। फिर दूसरी समघात समीकरण में समानयन किए जाने वाले रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस रैखिक अवकल समीकरण, बर्नौली अवकल समीकरण, यथार्थ अवकल समीकरण, और जिनमें यथार्थ अवकल समीकरण में समानयन किया जा सके। तो सबसे पहला जो मेथड अपना आएगा वो आएगा आपका कि समीकरण जिनमें चर पृथक किए जाते हैं या पृथक या वेरिएबल सेपरेशन मेथड, चरों के पृथक्करण की विधि, चरों के पृथक्करण की विधि। तो देखो तो यहां लिखते हैं हम, देखो तो इसके आगे लिखते हैं methods of solving differential equation। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। methods of solving differential equation of first order and first degree, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री जो समीकरण है उनको हल करने की जो मेथड है वो क्या मेथड है, तो उन मेथड के नाम देखो। सबसे पहला मेथड जो क्या है आपके पास, मेथड ऑफ
वेरिएबल सेपरेशन या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल। दूसरा होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन। सी लीनियर इक्वेशन। और डी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो हिंदी में और लिख देता हूं, चरों के पृथक्करण विधि, चरों के पृथक्करण विधि। दूसरी समघात अवकल समीकरण। और फिर है रैखिक अवकल समीकरण। और फिर है यथार्थ अवकल समीकरण। ठीक है, ये चार मेथड है। तो हम आज कौन सा मेथड करने वाले हैं? वेरिएबल सेपरेशन मेथड करने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ भी है। अब यहाँ से ये मान के चलो कि यहाँ से क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो। ठीक है ना, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंडित दीनदयाल हो, चाहे एमजीएस यूनिवर्सिटी हो, चाहे अदर कोई यूनिवर्सिटी हो। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, यहाँ से पूछते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है ना, चरों के पृथक्करण विधि पहले हम स्टार्ट करते हैं, चरों के पृथक्करण विधि। और उससे रिलेटेड मैं आपको कम से कम भी 8 से 10 एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वही आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, वही आपके एग्जाम्पल्स भी आ जाएंगे, सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट में आपका ये रिजल्ट निकलेगा कि आप उस मेथड को अच्छे से सीख जाओगे। हम मेरा जो करवाने का तरीका है वो ये है कि पहले थ्योरी बताना है, फिर उससे रिलेटेड इतने एग्जाम्पल करवा दो कि अपन यदि 10 एग्जाम्पल करवा दिए तो 11वां एग्जाम्पल स्टूडेंट खुद कर सके। इतने एग्जाम्पल उनको अच्छे से समझा दो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ही करने वाले हैं, और फिर अगले लेक्चर में अगला मेथड करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पहला मेथड लेकर चलते हैं। तो देखो फर्स्ट मेथड देखो, चरों के पृथक्करण की विधि। मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है, तो देखो अब अपन क्या करेंगे कि इसमें क्या करना होता है कि जो वेरिएबल सेपरेशन मेथड है वो ये कहता है कि x वाले टर्म को x के साथ लिखो और y वाले टर्म को y के साथ लिखो, और फिर उनका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। यही है। ठीक है, चरों के पृथक्करण विधि में क्या होता है कि x के टर्म को x के साथ लिखो और y के टर्म को y के साथ लिखो, और फिर उसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, तो हम देखो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर और भी हो जाएगा। तो अब मैं इस पे कम से कम आपको 10 से 12 एग्जाम्पल करवाने वाला हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 या क्वेश्चन संख्या 1, एक ही बात है। ठीक है ना, इसमें हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, इसमें हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको बाहर से कुछ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखो सोल्व। अब आपके एग्जाम में कैसे आएंगे, आपके एग्जाम में सिर्फ ये लिखा हुआ आएगा सोल्व, क्वेश्चन को सोल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक में आपके लिखा हुआ आएगा सोल्व, सिर्फ इतना सा लिखा हुआ आएगा। अब आपको पता लगाना है कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा, वेरिएबल सेपरेशन लगेगा, होमोजीनियस लगेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगा, बर्नौली लगेगा, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये आपको तब पता चलेगा जब ये सारे मेथड आप पढ़ लोगे और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे।
फिर आप अपने आप पता लगा लोगे कि इसको अपन को किस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। और एग्जाम में कुछ नहीं लिखा हुआ था, एग्जाम में आपको ये नहीं लिखा हुआ आएगा कि क्वेश्चन को आपको इसको मेथड से करना है, ठीक है। तो एग्जाम में सिर्फ इतना लिखा आएगा, हल कीजिए। तो आपको पता लगाना है कि इस क्वेश्चन को आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। और मैं आपको इतना गारंटी से विश्वास दिलाता हूं कि जब मैं सारे मेथड आपको कंप्लीटली करवा दूंगा तो आप अपने आप पता लगा लोगे कि किस मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो देखो सोल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। x प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। ये आपका जो क्वेश्चन आया हुआ वो कब आया हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जो सारे क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपका बीकानेर यूनिवर्सिटी में 2015 में पूछा हुआ है, ठीक है। मैं आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन कराऊंगा और बीकानेर के भी कराऊंगा। तो ये मत समझना कि सर ये राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चन हमारे थोड़े आएंगे, सेम क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि राजस्थान वाले भी आपके आ सकते हैं और बीकानेर वाले तो आते ही आते हैं, है ना। तो ये ध्यान के समझ लो कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो चरों का पृथक्करण विधि है, इस चरों का पृथक्करण विधि ये कहती है कि x वाले टर्म को x के टर्म के साथ लिखो और y का टर्म किसके साथ लिखो? y के टर्म के साथ लिखना है। तो देखो यदि मैं इसको ऐसे लिखूं dx माइनस डी वाई मैं इधर रहने दूं, dx माइनस डी वाई को मैं क्या रखूं? इधर रख दूं। और इस x प्लस वाई वाले टर्म को क्या रख दूं मैं? हम dx प्लस डी वाई अपॉन में क्या कर दूं? x प्लस वाई, x प्लस वाई। dx माइनस डी वाई को एक तरफ कर लिया और dx प्लस डी वाई को नीचे क्या लगा दिया? x प्लस वाई लगा दिया। अब देखो दोनों तरफ समाकलन करने पर, अब क्या कर दो? समाकलन कर दो। देखो मेन इंपॉर्टेंट इसमें आपको समाकलन आना जरूरी है, ध्यान रखना। वैसे मैं आपको फॉर्मूले साथ में बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप अपने अनुसार थोड़ा सा समाकलन का बेसिक अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। अब बताओ मेरे को कि dx का समाकलन क्या होगा? x हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? y। इसका क्या हो जाएगा? नीचे वाले को मैं t मानूं तो ऊपर वाला आ जाएगा। देखो इसको समझना, लेट इसके लिए लेट x प्लस वाई इक्वल टू क्या मान लो? t मान लिया। x प्लस वाई बराबर क्या मान लिया मैंने? t मान लिया। देखो जब तक आपको ये नहीं बोलते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में समाकलन करना है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? जब इसको t मानते हैं तो यहाँ क्या करते हैं? अवकलन करते हैं ना। तो x का अवकलन क्या होगा बताओ? x का अवकलन 1 नहीं होगा, ध्यान रखना। x का अवकलन तब 1 होता है जब इसका हम कहते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करना है। जब हमें ये बोला जाए कि किसके, हमें ये नहीं बताया जाए ना कि किस किस रिस्पेक्ट में आपको अवकलन करना है, तब x का होता है dx और y का क्या होता है? dy और dt का क्या, t का क्या होता है? dt। और यही हमें ये बोल दे कि x के सापेक्ष है, तब क्या करते हैं? x का भाग दे देते हैं। यहाँ पे बचता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। ये वाली चीज आती है। तो ये बात समझना है कि जब तक आपको कुछ नहीं बोले कि भाई किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, तब तक आपको क्या करना है? x का dx करना है और y का dy और t का dt करना है। तो ये हो जाएगा dx प्लस dy इक्वल टू dt। तो इस समीकरण में देखो ऊपर क्या लिख रखा है? dt हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? t। देखो डायरेक्ट भी देख सकते हो, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं। यहाँ पे हो जाएगा अपने पास x 1 dx कितना हो जाएगा? x और इसका कितना हो जाएगा? y। और ये हो जाएगा आपके पास log x प्लस y। स्टेप्स में और भी लिख सकते हो जैसे लिखना चाहो तो। dt अपॉन में t प्लस c। तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू log t, और log t किसको माना मैंने? x प्लस वाई प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसमें c भी मान सकते हो, log c भी मान सकते हो, c भी मान सकते हो और log c भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा क्वेश्चन में। अब यदि आपको आंसर मैच करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? c के स्थान पर
log c मान लेंगे। यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कांस्टेंट होगी ना, जैसे मान लो यहाँ पे log वाले टर्म आ गए तो आप इसको log क्या मान सकते हो, c मान सकते हो। और यदि मान लो कोई में log नहीं आता है, भाई log नहीं आता ना, तब आप इसमें नॉर्मल c मान सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि डिफरेंशियल इक्वेशन वाले में जो आंसर होता है वो नहीं मिलते हैं, ये बात को मान के चलना। कि आप ये सोचोगे सर आंसर तो मिलते ही नहीं है, आंसर इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि यदि मान लो log के टर्म आते हैं, यदि मान लो log के टर्म आ रहे हैं तब तो जो हम सॉल्यूशन में है वो log c ले लेते हैं, और यदि मान लो log नहीं आ रहा है तब भी क्या करते हैं, c ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, बुक वाला क्या करता है, कभी कभी तो log c ले लेता है और कभी कभी c ले लेता है। इसकी वजह से क्या होता है कि अपने आंसर और उसके आंसर मैच नहीं करते हैं। तो ये आप कंफ्यूज मत हो ना कि सर आंसर मैच ही नहीं कर रहे। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू, और आप देख लोगे क्वेश्चन जैसे जैसे करते जाएंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा। तो यहां से हो जाएगा अपने पास क्या, log मल्टीप्लाई में हो गया, और ये हो गया अपने पास c। log एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो क्या होता है e में, e की पावर x माइनस वाई। तो ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड कहता है। वेरिएबल सेपरेशन में क्या होता है, x वाले टर्म को x के साथ लिखो और y वाले टर्म के साथ, y वाले टर्म को y वाले के साथ लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x प्लस वाई को हमने क्या कर दिया, भाग में दे दिया। तो हमें देखो डायरेक्ट पता चल रहा है कि नीचे वाला टर्म को यदि अपन t माने तो ऊपर वाला पद बन रहा है ना। तो ये log x प्लस वाई का बन जाएगा, तो ये log x प्लस वाई, और c में क्या मान लेंगे, log c, ठीक है। तो यहां से देखो, यहाँ देखो c माने, c नहीं log c मान लेंगे, ठीक है ना। c भी मान सकते हो और log c भी मान सकते हो, वो इस पे डिपेंड करता है कि ये टर्म्स किस प्रकार से आ रहे हैं। log में आ रहे हैं तो log c मान लो, अदरवाइज c मान लो, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आप उसका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 2 करते हैं। सोल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो देखो अब इसमें देखो, ये x का टर्म है, इसके साथ क्या dy है, और ये क्या y का टर्म है और इसके साथ क्या dx है। तो अलग अलग करो, x वाले टर्म को, इस वाले पद को तो कहाँ भेज दो, यहाँ पे भेज दो, और इस वाले पद को कहाँ भेज दो, यहाँ पे भेज दो। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, dy अपॉन में ये पद भाग में आ जाएगा 1 प्लस वाई, और ये इसके भाग में चला जाएगा। अब देखो अलग अलग हो गए ना भाई, x वाले टर्म के साथ x का टर्म है और y वाले के टर्म के साथ y का। अब क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो बताओ कि इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो यहां से तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई, और यहां से क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। और इसमें जो कांस्टेंट मानेंगे, या तो आप सी मान सकते हो या आप क्या मान सकते हो, टेन इनवर्स में सी। मैंने आपको बताया कि पीछे वाले टर्म आपके डिसाइड करेगा कि जो कांस्टेंट होगा वो उसको क्या मानेंगे। अब टेन में चल रहा है तो टेन इनवर्स सी मान लिया, log में चलता तो log सी मान लेते, और यदि log वाले पद होता नहीं और टेन वाला पद भी नहीं होता तो नॉर्मल सी मान लेते, ठीक है ना। तो ये इस वजह से आंसर आपके मैच नहीं करते हैं, तो ध्यान रखना आप, ठीक है ना चीजों को। कहीं आप ऐसे जिद करने बैठ जाओ कि सर आंसर तो मिल ही नहीं रहे, तो आंसर वो इस वजह से नहीं मिलेंगे। तो यहां देखो, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स सी। अब एक फॉर्मूला और लग गया। देखो आपको ट्रिग्नोमेट्री के, इनके समाकलन के, अवकलन के सारे फॉर्मूले आने चाहिए, तब जाके डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है ना, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, टेन इनवर्स
वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स सी। तो टेन से टेन कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ गया, वाई माइनस एक्स इक्वल टू सी 1 प्लस एक्स वाई। तो लास्ट जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो अपने पास क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। या आप इसको आगे भी लिख सकते हो, y बराबर एक्स प्लस सी 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो आगे करते हैं। देखो एक यही जो बुक्स है वो ये वाली बुक्स आपकी प्रैक्टिस होगी तो ही आपको समझ में आएगी, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं है। टीचर आपको कितना भी चिल्ला चिल्ला के बता दी जाए कि भाई इस प्रकार से करेंगे इस प्रकार से करेंगे, नहीं, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो देखो और क्वेश्चन करते हैं, सारे आपके एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम, ठीक है ना। e की पावर y प्लस 1 कोस एक्स dx प्लस e की पावर y साइन एक्स dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो e की पावर y प्लस 1 के साथ कौन सा पद है, dx है, और cos x के साथ भी dx है। तो हम क्या करते हैं, देखो y वाले पद को y के साथ लिखेंगे और x वाले पद को x के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा अपने पास, ऐसे करेंगे, देखो e की पावर y प्लस 1 कोस एक्स dx इक्वल टू माइनस e की पावर y साइन एक्स dy, अलग अलग कर दिया। अब क्या करो आप कि y वाले पद को एक साथ, y वाले पद को अलग कर दो और x वाले पद को अलग कर दो। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, कोस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन एक्स, कोस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और y वाले पद में e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस 1 और dy, ये माइनस। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या कर दो अब इंटीग्रेशन। तो ये क्या बनेगा बताओ, कोस अपॉन साइन एक्स क्या बनेगा, कोट एक्स, क्या बनेगा, कोट एक्स बनेगा, और ये हो जाएगा e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस 1 dy। अब फॉर्मूला बताओ कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। अरे भाई देखो फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे भाई, कुछ नहीं होगा फिर इसका इलाज। आप सोचो कि बिना फॉर्मूले हम इंटीग्रेशन की बुक सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन की बुक के लिए आपको फॉर्मूले सारे याद करने पड़ेंगे, इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन के सारे आपको याद करने पड़ेंगे और फिर जाके ही आपका काम बनेगा। देखो इंटीग्रेशन कोट एक्स dx इक्वल टू होता है log साइन एक्स। ठीक है, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा अपने पास, log साइन मोड में साइन एक्स होता है, मोड साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कोट एक्स का इंटीग्रेशन हो गया log साइन एक्स, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। नीचे वाले को टी मानेंगे तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, लेट e की पावर y प्लस 1 को क्या मान लेंगे, t, e की पावर y साथ में dy इक्वल टू dt। तो यहां से क्या आंसर आ जाएगा, log साइन एक्स इक्वल टू माइनस dt अपॉन टी प्लस सी। अब सी है ना वो किस प्रकार से मानेंगे, क्योंकि log के टर्म में आ रहे हैं सारे पद, तो log के टर्म में आ रहे हैं तो इसको हम क्या मान लेंगे, log सी मानेंगे। क्या मानेंगे, log सी। माइनस log टी प्लस log सी, log साइन एक्स बराबर माइनस log टी ए की पावर y प्लस 1 प्लस log ए की पावर y प्लस 1 इक्वल टू log सी। अब देखो log m प्लस log n क्या होता है बताओ, वो भी मेरे को ही बताना पड़ेगा। log m प्लस log n क्या होगा,
log mn। ठीक है, तो यदि प्लस में होता है log में तो ये दोनों नंबर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा अपना, log इक्वल टू log c। log से log कैंसिल आउट, यहाँ से हो जाएगा अपने पास साइन एक्स ए की पावर वाई प्लस 1 इक्वल टू सी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इनको देखो सॉल्व भी करना घर पे, ठीक है ना। वापस और करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। सोल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इम्पोर्टेंट सवाल है ये, आया हुआ है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ए की पावर माइनस वाई। इम्पोर्टेंट सवाल है, इजी सा सवाल भी है, इम्पोर्टेंट है तो है ही, साथ में इजी सवाल है, कुछ ही नहीं है इसमें। देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, वही वेरिएबल सेपरेशन अलग अलग करो। तो यहाँ से देखो ए की पावर एक्स ए की पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ए की पावर माइनस वाई, दोनों में कॉमन क्या आ गया, ए की पावर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बच गया अपने पास डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको पता है कि y वाले टर्म को अलग करो और x वाले टर्म को अलग करो। यदि dx को मैं e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर के पास भेज दूं और इस वाले पद को जो e की पावर माइनस वाई है, इस वाले पद को मैं कहाँ भेज दूं, y के पास भेज दूं, dy वाले पद के पास। तो देखो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन e की पावर माइनस वाई, और ये हो जाएगा e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये हो जाएगा ए की पावर वाई डी वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा ए की पावर वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर आ रहा है, इट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब लिखो, देखो आगे सॉल्यूशन क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4 हो गए, 5 हो गए, कितने हो गए, एक तो इसको करा दिया, 2 3 4 हो गए ना, 5 का देखो। सोल्व, क्या क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई और साथ में डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना है। तो देखो सॉल्यूशन, अपने पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर टेन वाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख दिया, माइनस में सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स डी वाई। अब एक्स के साथ देखो यहाँ पे वाई वाला टर्म है, डी वाई है ना, और यहाँ पे देखो एक्स के साथ क्या है, टेन वाई डी एक्स है, सॉरी यहाँ पे सेक स्क्वायर वाई है। तो यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे dy है, तो y वाले को अलग कर दो और x वाले को अलग कर दो।
तो देखो सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या ले आएंगे इसके टेन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स, और इसमें क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन वाई और डी वाई। ठीक है, अब इसको इधर ले आएंगे और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बताओ टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स ही तो होता है। तो लेट टेन एक्स को यदि मैं टी मानूं तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होता है टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब नीचे वाले को मैं टी मानूंगा तो ऊपर वाला टर्म है मेरे पास, भाई प्रतिस्थापन विधि पढ़ी होगी आपने समाकलन में कि नीचे वाले को टी माना तो ऊपर वाला पड़ा है। तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है log टी के फॉर्म में होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log टी होता है। तो log टेन एक्स और इसका क्या हो जाएगा log टेन वाई, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन log सी। तो यहां से अपने पास हो जाएगा log टेन एक्स टेन वाई, और ये हो जाएगा log सी। तो यहां से आ जाएगा टेन एक्स टेन वाई इक्वल टू सी। ठीक है, आपके हो गए क्वेश्चन संख्या 5। और करते हैं, देखो एक दो क्वेश्चन और करते हैं और फिर अगले लेक्चर में आपको इसको मैं ये वाला मेथड ही कंप्लीट कर दूंगा। फिर हम पढ़ेंगे होमोजीनियस, क्योंकि अब देखो करनी है ना जल्दी जल्दी, आप भी साथ साथ में जल्दी जल्दी करते रहना। एग्जाम्पल नंबर 6, राजस्थान यूनिवर्सिटी 10 में आया हुआ है। एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी ये क्या लिख दिया, प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0। इसको करना है आपको। तो देखो सॉल्यूशन, यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या आ गया एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, यहाँ पे क्या कॉमन आ गया वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी वाई। अब देखो यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई, है ना, यही तो है। डी वाई, ठीक है। अब देखो अलग अलग करो, वेरिएबल सेपरेशन का मतलब एक्स के टर्म के साथ एक्स वाला टर्म होना चाहिए। तो एक्स है और डी एक्स है, और इसको नीचे ले आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई, ठीक है। अब इस वाले पद को इधर ले आओ, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। अब देखो इसमें क्या है, नीचे वाले को टी मान रहे हो तो ऊपर वाला टर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो देखो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मानो टी, तो यहाँ से आ जाएगा 2x डी एक्स बराबर डी टी, बट अपने को x डी एक्स का मान चाहिए डी टी बाई 2। इसमें कुछ और मान लो वाई स्क्वायर प्लस 1, इसको मान लो
यू मान लो, टी मान लो, फाइव मान लो, है ना, कुछ ही मान लो। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा अपने पास डी टी बाई टू, और इसमें क्या करो, वाई स्क्वायर प्लस वन को क्या मान लो, यू मान लो, चाहे फाइव मान लो, एक ही बात है। टू वाई डी वाई इक्वल टू डी यू, तो वाई डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू बाई टू। कहने का मतलब क्या आएगा, दोनों वाले समाकलन में वन बाई टू बाहर आ जाएगा और ये बनेगा log टी के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये भी हो जाएगा वन बाई टू log, और इसका हो जाएगा log। अब देखो ये क्या हो जाएगा, log सी बनेगा, लेकिन वन बाई टू कॉमन आ रहा है ना, इसलिए वन बाई टू भी इसमें मान लिया, तो वन बाई टू log सी हो गया। फिर जैसे क्या हो गया, वन बाई टू सारे पदों में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू log सी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू सी, ये log से log कैंसिल आउट, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब अपने देखो 3 4 5 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, और फिर हम अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर आगे हमारा चलेगा क्या, होमोजीनियस, और फिर हमारा कंप्लीट है। और आपको यदि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।